चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की रिवीजन। लेट अस स्टार्ट। पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम दो पार्टनर्स का होना जरूरी है। यस। दोनों की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। यस। ज़्यादा से ज़्यादा की कितनी लिमिट है पूरे पार्टनरशिप में नहीं लिखी, बट कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी पार्टनरशिप जिसमें 50 से ज़्यादा लोग होंगे वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। कौन सी एसोसिएशन? इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। आगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्या शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जरूरी है? हाँ, बट ये जरूरी नहीं कि हर वो व्यक्ति जो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करे वो पार्टनर है ही है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो कॉन्क्लूसिव एविडेंस पार्टनरशिप है या नहीं है, इस बात का क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। अभी आ रहा है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या पार्टनरशिप के लिए बिजनेस जरूरी है? हाँ, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई चैरिटेबल संस्था अगर चल रही है लोगों की मिलके, तो वो पार्टनरशिप नहीं कह सकते आप उसे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ द पार्टनरशिप। अगर ये है तो पार्टनरशिप है, ये नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। मतलब अगर वो काम कर रहा है तो वो एजेंट है, जिसकी वजह से बाकी पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल लायबल होंगे। सिमिलरली अगर बाकी पार्टनर काम कर रहे हैं तो वो एजेंट है और जिनका प्रिंसिपल के रूप में ये लायबल होगा। तो म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं इस प्रिंसिपल को। तो हमने सारे एसेंशियल एलिमेंट भी कर लिए भाई साथ में ही। सेपरेट लीगल एंटिटी, हम जानते हैं कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हमने सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस भी किया था। बट पार्टनरशिप को ये सुविधा प्राप्त नहीं है, तो पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। दूसरे शब्दों में फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। फर्म केवल अपने पार्टनर्स के नाम से ही जानी जाती है। मतलब अगर किसी ने केस करना है तो पार्टनर्स इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे करेगा। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल पार्टनर ने केस करना है, अगर फर्म ने किसी पे केस करना है तो इंडिविजुअल पार्टनर अपने नाम पे केस करेगा। आपने फर्म पे केस करना है तो इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे करोगे। दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म नहीं है। पार्टनरशिप फर्म एंड द फर्म्स नेम। देखो जी, जब पार्टनरशिप का नाम रखा जाता है तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो नहीं रखे जाने चाहिए। ये अंग्रेजों के ज़माने से कानून चला आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये अंग्रेजों का ज़माने का कानून है ना, तो इसलिए ये जो भी वहाँ क्वीन और किंग के पास उनके शब्द होते थे ना, तो वो उनके बारे में लिख रखा है। क्राउन, इंपीरियर, इम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये शब्द नहीं आने चाहिए। ये शब्द नहीं आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस आप एक बार पढ़ सकते हो। पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच का डिफरेंस, कोई भी 4 या 5 डिफरेंस बस एक बार पढ़ लेना। फिर एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट न केवल राइटिंग में हो बल्कि स्टैम्प्ड हो एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट और साइन हो ऑल द पार्टनर्स के द्वारा, तो इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जिसमें पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप की सारी टर्म्स लिखी जाती हैं, राइटिंग में होता है, स्टैम्प होता है, मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है, और ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स होता है। कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? फॉर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब डीड पे सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं। यस, अगर डीड में कोई चेंज करना है तो चेंज हो सकता है। हाँ, अगेन चेंज पे भी सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? नहीं। फर्म का रजिस्ट्रेशन, क्या फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है? हाँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो कब करवाओगे? इनकॉर्पोरेशन के समय फर्म के या इनकॉर्पोरेशन के बाद? लॉ कहता है कभी भी करवा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा,
फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्टिव होगा? जिस दिन आप सारी डिटेल फॉर्म वगैरह सब भर के जाओगे, जमा करा के आओगे, और जिस दिन एंट्री हो जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के द्वारा, एंट्री हो जाएगी रजिस्टर ऑफ फॉर्म में, वहाँ से यानी कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी एंट्री हो जाएगी बस उसी दिन से फॉर्म रजिस्टर्ड मानी जाएगी। पार्टनरशिप और एचयूएफ में डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रार कौन होता है? ये एक सरकारी अफसर होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आगे अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक आ रही है डॉक्यूमेंट में जो कि आरओसी को सबमिट किया गया है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सभी के साइन होंगे, तो इसलिए रेक्टिफिकेशन पे भी सभी के साइन होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना हो पाया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला, नो सूट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स। नो सूट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स क्या मतलब है? कहता है अगर अनरजिस्टर्ड फर्म की बात करूं, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, क्या पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं। क्या पार्टनर किसी और के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं। बट क्या कोई और बाहर वाला थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है? हाँ, अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है। तो पहले और दूसरे पॉइंट में फ़र्क क्या है? ये कहता है पार्टनर ना फर्म को केस कर सकते हैं ना एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, एंड दूसरा, फर्म थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती, मगर थर्ड पार्टी फिर भी पार्टनरशिप फर्म को स्यू कर सकती है। आगे, नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100। सपोज फर्म ने किसी पार्टी को पार्टी को माल बेचा और उसी से खरीदा है। ये अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये कंपनी है। फर्म ने माल बेचा है 10,000 रुपये का और फर्म ने माल खरीदा है 8,000 रुपये का। तो लॉ कहता है जो तो खरीदा है तो उसके लिए तो आप पूरी तरह से लायबल हो, और जो बेचा है मानेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पेमेंट आनी है, तो मानेंगे कि आप मैक्सिमम 100 रुपये रिकवर कर सकते हो, यानी कि 7,900 रुपये आपको नेट देने हैं। इसे कहते हैं सेट ऑफ, राइट टू क्लेम सेट ऑफ। तो अनरजिस्टर्ड फर्म 100 रुपये से ज़्यादा सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है। ओके, उसके बाद बट कुछ राइट ऐसे होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म को में मिलते हैं। मतलब ये कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म के अफेक्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से? पहला, राइट ऑफ द फर्म और पार्टनर ऑफ द फर्म हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर फर्म विदेशों में और अनरजिस्टर्ड है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? और विदेशों में बैठी हुई फर्म को हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत क्या है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए विदेशों में बैठी हुई फर्म जो है उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा, वो स्टिल इंडिया में रिकवरी कर सकती है। राइट टू क्लेम सेट ऑफ अप टू ₹100, 100 रुपये तक तो फर्म को सेट ऑफ करने का अधिकार दे ही रहे हैं ना। राइट ऑफ द पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, जहाँ कुछ पार्टनर्स एक पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो जिसको नहीं मिल रहा है वो क्या कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और फिर वो डिसोल्यूशन पे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब रिकवर कर सकता है। अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड फर्म में उन्होंने एक किताब लिखी मिलकर और उस किताब का कॉपीराइट किसी ने चुरा लिया, अगर उस किताब का कॉपीराइट किसी ने चुरा लिया या फिर पेटेंट वगैरह उन्होंने करवाया या ट्रेडमार्क वगैरह की खोज की, वो किसी ने चुरा लिया, तो फिर लॉ कहता है देखो जी, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो 2 कानून ऐसे हैं जिनमें फर्म को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। पहला पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा जितने भी और कानून हैं, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, इन सब के अंदर अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी फर्म का राइट अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई फर्म का कॉपीराइट चुराता है, पेटेंट चुराता है, ट्रेडमार्क चुराता है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म फिर भी केस कर सकती है। यस। राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म, ये इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि थर्ड पार्टी के फर्म के ऊपर केस कर सकती है। हाँ, फिर हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितनी प्रकार की होती है? मैं कह सकता हूँ जी पार्टनरशिप होती है 2 प्रकार की। एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप और एक होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट या पीरियड ख़त्म होता है, ये पार्टनरशिप भी
ख़त्म हो जाती है, ये पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है। परंतु फिर भी अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इसके बावजूद भी वो कंटिन्यू करेंगे, अगर इस घटना के बावजूद भी मतलब ऑब्जेक्ट अचीव होने के बाद या पीरियड ख़त्म होने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकती है एज अ पार्टनरशिप एट विल। तो कैसे कंटिन्यू करेगी? एज अ पार्टनरशिप एट विल। क्लियर हो गई बात? फिर एक आती है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब अपनी इच्छा पे आधारित पार्टनरशिप। ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से कभी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। एक पार्टनर की इच्छा जागी, उसने नोटिस दिया बाकी सबको, पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? द आंसर इज यस, पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने तरीके के हो सकते हैं? एक होता है जी एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर होता है जिसे हम ऑस्टेंसिबल यानी कि दिखाई देने वाला पार्टनर भी कहते हैं। अब ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्टिवली पार्ट लेता है इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द फर्म, इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। जब ये रिटायर होते हैं फर्म से तो एक पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत होती है। जब भी ये रिटायर होंगे तो एक पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत जरूर होती है। अगर ये पार्टनर कभी भी इनसेन या परमानेंट इनकेपेबल होता है तो फिर ये ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बन सकता है, क्योंकि अगर ये गया तो फर्म गई, क्योंकि यही तो फर्म चला रहा था, तो फिर वो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बन सकता है। स्लीपिंग और द डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर ये क्या होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, बिल्कुल एक्टिव पार्टनर का उल्टा कर दो। एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। एक्टिव पार्टनर के जाने पर पब्लिक नोटिस दिया जाता है, स्लीपिंग पार्टनर के जाने पर पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। अगर ये पार्टनर एक्टिव पार्टनर इनसेन या परमानेंट इनकेपेबल हो जाए, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, सॉरी ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बनता है। बट यहाँ पर स्लीपिंग पार्टनर के होने पर ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन नहीं बनता है। फिर कहते हैं अगला पार्टनर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब है कि एक ऐसा पार्टनर जो अपने फर्म को अपना नाम यूज़ करने के लिए दे देता है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, वो कोई प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं रखता है, एंड ही शैल बी लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। ये दोस्ती यारी में होता है बस। जैसे कोटक महिंद्रा जो बैंक है, वहाँ पे कोटक, उदय कोटक जी और आनंद महिंद्रा जी हैं। आनंद महिंद्रा जी का वहाँ कोई शेयर नहीं है, सब कुछ उदय कोटक जी का है, बट फिर भी दोस्ती यारी के नाते रखा हुआ है ना। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्याज पे पैसा ना देकर फर्म को वैसे कैपिटल अपनी लगाते हैं और इस कैपिटल के बदले में प्रॉफिट में हिस्सा शेयर करते हैं। फर्म में कैपिटल लगाते हैं और बदले में हिस्सा लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है ना। तो ये केवल प्रॉफिट में लेते हैं हिस्सा, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिमिलरली इनकी मैनेजमेंट में कोई से नहीं होती, क्योंकि ये ब्याज के बदले प्रॉफिट ले रहे हैं बस। आगे सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब होता है कि कई बार मान लीजिए कोई पार्टनर जो है उसको पैसे की ज़रूरत है, अब ज़रूरत पड़ने पर उसने थर्ड पार्टी से लोन लिया, थर्ड पार्टी से लोन लेने के बाद लोन का डिफ़ॉल्ट हो गया, पैसा चुका नहीं पाया, थर्ड पार्टी ने कहा तेरे हिस्से का प्रॉफिट मुझे दे दे, पार्टनर ने कहा ठीक है। अब अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से का सारा प्रॉफिट उठा के शेयर ऑफ प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी आउटसाइडर को, जो आउटसाइडर है वो क्या कहलाता है? सब पार्टनर। इससे फर्म को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो आउटसाइडर फर्म में एंटर कर रहा है, और दूसरा जो पार्टनर था, अब क्या होगा, क्या वो बिजनेस ढंग से अपना काम करेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है जो भी उसने कमाना है किसी और के लिए कमाना है, क्योंकि सारा थर्ड पार्टी को चला जाना है, तो इसलिए फर्म का पूरा बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सब पार्टनर केवल तभी आ सकता है जब कंसेंट ऑफ ऑल हो, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट भी हो, और अगर नहीं है तो फिर ये वैलिड ग्राउंड बनता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। कई बार ऐसा होता है कि एक आउटसाइडर अपनी हरकतों से ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूँ। कोई आउटसाइडर, वो व्यक्ति जो कि आउटसाइडर है, वो अपनी हरकतों से रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूँ, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। तो फिर कल को उसे मना किया जा सकता है ये कहने से कि तुम पार्टनर नहीं हो, उसको मना किया जा सकता है ये कहने से कि तुम पार्टनर नहीं हो, मतलब अब वो मुकर नहीं सकता इस बात से। ओके, तो दूसरे शब्दों में वो लाइबल रहेगा एज अ पार्टनर इन डेट फर्म टू एनीवन हु हैज द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन ग्रांटेड क्रेडिट टू द फर्म। तो किसी ने भी अगर फर्म को क्रेडिट वगैरह दिया है ये इस फेथ पर कि वो पार्टनर है,
और जबकि वो नहीं है, फिर भी उसने अपनी हरकतों से बताया कि मैं पार्टनर हूँ, तो वो लायबल है, वो मना नहीं कर सकता। उसको हम क्वाजी पार्टनर का नाम देते हैं, क्वाजी पार्टनर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर के रूप में चल सकता है क्या? क्या माइनर पार्टनर के रूप में चल सकता है क्या? हाँ, माइनर पार्टनर के रूप में एडमिट हो सकता है, मगर किसी एग्जिस्टिंग फर्म में। इसका मतलब है कि फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जब माइनर एडमिट हुआ, और माइनर एडमिट केवल बेनिफिट के लिए हो सकता है। माइनर एडमिट केवल बेनिफिट के लिए हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। अब माइनर, ध्यान रखना, माइनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट और अपना जो प्रॉपर्टी है, जो कैपिटल बुलाया, वो रिसीव करने का अधिकार तो होता ही है। माइनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट करने का अधिकार भी होता है। माइनर को अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द फर्म से रिकवर करने का अधिकार भी होता है, परंतु इसकी शर्त यह है कि अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप से अलग हो जाए तो वो ऐसा कर सकता है। अगर वो पार्टनरशिप में अलग होने का डिसाइड कर ले तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिकवर कर सकता है। माइनर कभी भी पर्सनल लायबल नहीं होता फर्म की हरकतों के लिए, केवल उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी ही लायबल होती है। यानी कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता किसी भी फर्म की फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, केवल उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर प्रॉफिट ही लायबल होते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ माइनर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। ये पॉइंट कहता है कि जैसे माइनर एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लेगा, उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा सबको, ये बताने के लिए कि अब वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ये पब्लिक नोटिस कब तक दे दिया जाएगा? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट जब उसे पहली बार पता लगा कि ही वॉज एडमिटेड इन द फर्म फॉर द बेनिफिट ओनली। ये एक्चुअल में उन पार्टनर्स के लिए है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए है, जिन्होंने उसे एडमिट तो करा दिया मगर ये नहीं बताया कि ही वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ओनली। तो उन पार्टनर के मुंह पे तमाचा मारने के लिए है कि देखो, जिस दिन इसे पहली बार भी पता लगेगा, वहाँ से फिर हम 6 महीने लेने शुरू कर देंगे। तो जिस दिन इसने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त की, या जिस दिन इसे पहली बार पता लगा कि ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म, वहाँ से विच एवर इज लेटर से, दोनों में से जो भी बाद आया, वहाँ से 6 महीने लिए जाएंगे। पर्सनली लायबल का मतलब पर्सनल एसेट्स, अभी तो लिखवाया नीतीश मित्तल, नालायक। अच्छा, फिर कहता है वो पब्लिक नोटिस ज़रूर देगा अपने इस बात का कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। अगर वो नोटिस नहीं देता तो उसे फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा 6 महीने की एक्सपायरी के बाद। राइट एंड लायबिलिटी वेर ही बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर के रूप में कंटिन्यू करता है तो क्या होगा? कहता है हिज राइट्स एंड लायबिलिटी विल बी सिमिलर टू दोज ऑफ द फुल फ्लेज पार्टनर। तो एकदम फुल फ्लेज पार्टनर बना जाएगा वो। He will be personally liable for all act of the firm done from the date he was admitted even as a minor to the benefit of the firm। तो वो पर्सनली लायबल रहेगा फॉर किसी भी पार्टनर की हरकतों के लिए। किस दिन से लायबल रहेगा? जिस दिन से वो माइनर के रूप में एडमिट हुआ था। ध्यान रखना, माइनर के रूप में। बच्चे यहाँ पे गलत लिखाएंगे कि जिस दिन उसने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त की ना, जिस दिन से वो माइनर के रूप में एडमिट हुआ था उस दिन से फर्म की लायबिलिटी के लिए यह पर्सनल लायबल रहेगा। मतलब इसकी एसेट, घर बार सब गिरवी रख दिए जाएंगे जब तक ये पैसा चुकाया ना जा सके। हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड रिमेन द सेम। इसके मेजर होने पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, वो वैसी रहेगी। राइट्स एंड लायबिलिटी वेयर ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो। When such a minor on attaining the age of majority does not become a partner in a firm, then तो क्या होगा? His rights and liability shall continue to be those of the minor। तो उसके राइट एंड लायबिलिटी केवल माइनर वाले ही रहेंगे। shall not be liable for any act of the firm done after the date of the public notice and he shall be entitled to sue the partner for his share of the property and the profit of the firm। ओके, यानी कि अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो क्या होगा?
पब्लिक नोटिस देगा जिसमें कहेगा नहीं बनना चाहता, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटी वही माइनर वाले ही रहेंगे। पब्लिक नोटिस के बाद फर्म की लायबिलिटी के लिए वो लायबल नहीं है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी वो फर्म से रिकवर कर सकता है। रेटिफिकेशन बाय माइनर तो नहीं हो सकता बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, यहाँ पे नहीं लगता वो कानून। राइट्स ऑफ पार्टनर, अब पार्टनर के कुछ अधिकार होते हैं। पहला, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर को अधिकार होता है कि वो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट एक्टिवली कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा फर्म में तो पार्टनर्स की कंसल्टेशन से, पार्टनर से भी सलाह ली जाएगी। राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स, हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो फर्म्स की बुक को चेक कर सकता है। रेम्यूनरेशन का राइट, नॉर्मली ये राइट तब तक नहीं मिलता जब तक ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियरली ना लिखा हो, जब तक ना लिखा हो तब तक ये राइट क्लियरली नहीं मिलता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशो में शेयर होंगे, बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में है जिसमें अलग रेशो दी गई है तो जो रेशो दी गई है उसी रेशो में शेयर होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल लाते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में अलाउ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, जो फर्म को लोन देते हैं पार्टनर्स उन पे मैक्सिमम 6% तक का उन्हें लोन अलाउ होता है, 6% सालाना। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कुछ खरीद करके लाया है तो फिर क्या वो पैसा फर्म से रिकवर कर सकता है? यस, क्योंकि उसको होने वाले लॉस की भरपाई कौन देगी? फर्म करके देगी। राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप में कानून ये कहता है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। तो फिर क्या कोई भी पार्टनर नए पार्टनर को आने से रोक सकता है? द आंसर इज यस। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस, देखो जी ऐसा है कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस को छोड़कर फर्म के कंपीटिंग बिजनेस चला सकता है, परंतु अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात लिखी हो कि नहीं चला सकता तो वो नहीं चला सकता, क्योंकि फिर वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बन जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। जैसे हमने राइट की वैसे ही कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। ड्यूटीज़ में पहली ड्यूटी जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ये याद कर लेना। ड्यूटी ये कहता है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो हर पार्टनर्स की होती हैं। पहला कि वो फर्म के बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि फर्म के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए चलाएंगे। वो आपस में एक दूसरे के प्रति जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर रहेंगे। टू रेंडर टू एनी पार्टनरशिप और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अ ट्रू अकाउंट, अपने पार्टनर को सच्ची जानकारी देंगे, कोई गलत जानकारी नहीं देंगे या उनसे कुछ छुपाएंगे नहीं। अगर पार्टनर की हरकतों की वजह से, सेकंड टू इंडेमनीफाई, अगर किसी पार्टनर की हरकतों की वजह से पूरी फर्म को नुकसान होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड वगैरह किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है, तो उसका वो फर्म पार्टनर लायबल होगा टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी डैमेज कॉस्ट टू इट, तो वो डैमेज वगैरह देने के लिए पार्टनर लायबल होगा। ठीक है जी। टू अटेंड ड्यूटीज डिलीजेंटली विदाउट रेम्यूनरेशन, हर पार्टनर को जो अपना काम करना पड़ेगा, ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, वो जो अपनी फर्म में निभाएगा वो डिलीजेंटली निभाएगा, मतलब ईमानदारी से निभाएगा अपनी ड्यूटीज़ को। नॉट टू कैरी ऑन एनी कंपीटिंग बिजनेस, ध्यान रखना, हाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउ करे तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। टू शेयर द लॉसेस, जिस तरीके से प्रॉफिट बांटने का अधिकार होता है उसी तरीके से लॉसेस बांटने का भी अधिकार उनके पास होता है। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर एनी पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट का मतलब अगर पार्टनर ने बिना बाकी पार्टनर से छुपाए हुए, बाकी पार्टनर्स को बिना बताए हुए कोई पर्सनल सीक्रेट प्रॉफिट फर्म से कमाया है तो वो प्रॉफिट की पूरी जानकारी उसे फर्म को देनी पड़ेगी और फर्म को सारा प्रॉफिट लौटाना भी होगा। ही शैल अकाउंट फॉर, मतलब फर्म को सारा पैसा वो वापस लाके देना पड़ेगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि भैया जब पार्टनरशिप फर्म शुरू हो रही है उस टाइम जो कुछ भी पार्टनर फर्म में लेकर आए हैं वो सब प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। उसके बाद फर्म ने अपने पैसे से कुछ भी खरीदा वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। कुछ भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई फर्म के नाम पर वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। फर्म ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गुडविल बिल्डअप की वो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। फिर आता है जी अथॉरिटी। अथॉरिटी होती है दो तरीके की, एक वो अथॉरिटी जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी गई है और दूसरी वो अथॉरिटी जो कहीं नहीं लिखी गई फिर भी है, उसे इम्प्लाइड अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। अब सवाल उठा इम्प्लाइड अथॉरिटी में कौन कौन सी हरकतें आती हैं। लॉ कहता है इम्प्लाइड अथॉरिटी में वो सभी हरकतें आती हैं जो तीन कंडीशन को पूरा करती हैं। पहला,
वो हरकतें जो कि फर्म के लिए की गई हैं, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो हरकतें जो कि फर्म का बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पहला, वो हरकतें जो कि फर्म के बिजनेस के लिए की गई हैं। दूसरा, वो हरकतें जो फर्म के बिजनेस के लिए ज़रूरी थी। और तीसरा, वो हरकतें जो कि फर्म के नाम पर की गई हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो हरकत जो की गई है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, आगे। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, देखना शुरू करते हैं। मतलब ये वो हरकतें हैं जो उन तीनों कंडीशन को पूरा कर रही हैं। पहला, फर्म के बिजनेस के लिए की गई, फर्म के बिजनेस के लिए ज़रूरी थी और फर्म के नाम पे की गई। तो ये वो हैं जो कि लॉ मेकर्स ने प्रेस्क्राइब कर रखी हैं। पेपर में आपको कोई भी 4 या 5 पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना। पहला, फर्म के लिए गुड्स परचेज करना इम्प्लाइड है, कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। इन सभी के लिए कोई भी किसी भी एक्सप्रेस अथॉरिटी की ज़रूरत किसी भी पार्टनर को नहीं है इन सब के लिए। टू सेल द गुड्स ऑफ द फर्म, टू सेटल द अकाउंट विद द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, मतलब सेटल करना मतलब उससे डिस्कशन करना, अकाउंट्स चलाना वगैरह अपना, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट रिसीव करना और उसके बदले में एक्नॉलेजमेंट इशू करना, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, एडवोकेट को अपॉइंट करना ताकि फर्म के खिलाफ अगर किसी ने केस किया है तो उसे डिफेंड किया जा सके। टू बोरो द मनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, बोरो करना, फर्म के बिजनेस के लिए पैसा बोरो करना। आगे, to pledge the goods of the firm as a security for the repayment of the borrowing made for the purpose of the firm's business, फर्म के बिजनेस के लिए किसी गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रखना ताकि लोन लेकर फर्म के बिजनेस में लगाया जा सके। और बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, इंडोर्स करना। ठीक हो गई थी बात, आगे। फिर हम कहते हैं कि कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर होती हैं। ये वो हरकतें हैं जो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इनके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी अवेलेबल ना हो। पहला, अगर आप कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट में या आर्बिट्रेशन भी एक तरीके की कोर्ट होती है, वहाँ लेके जाना चाहते हो। अगर फर्म के बिहाफ पर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो, किसी ने 1 लाख देना है, आपने कहा 40,000 दे दे यार, 60,000 दे दे यार, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है। टू विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पर अगर आपने कोई केस फाइल किया है, आप उसे विड्रॉ करना चाहते हो। टू एडमिट एनी लायबिलिटी का मतलब गवाही देना चाहते हो इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, तो आप गवाह के रूप में तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। आगे, टू एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना एक्वायर कर सकते हो, और ना ही फर्म के बिहाफ पर आप पार्टनरशिप में एंटर्ड हो सकते हो। लाइक कह रहे हैं कि सर आपने कहा था इनकी वीडियो देंगे, तो अभी यही तो वीडियो है और दे रहा हूँ। अब किसी और वीडियो की जरूरत नहीं, सारा रिवीजन एक ही में है। अरे यार कैसी बातें करते हो। आगे, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, कहता है पार्टनर आपस में समझौता करके इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कह सकते हैं आज के बाद कोई भी पार्टनर 10,000 रुपये से ज़्यादा माल नहीं खरीदेगा, चाहे फर्म के लिए हो, नहीं खरीदेगा। तो फिर आज के बाद मैक्सिमम अथॉरिटी इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की क्या हो गई, केवल 10,000। बट जरूरी है कि अगर आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में क्रेडिटर्स को जरूर बताओ, क्योंकि अगर क्रेडिटर को नहीं पता तो ध्यान रखना वो तो पूरी फर्म से रिकवर करेंगे। बट अगर क्रेडिटर को पता है, बावजूद इसके 10,000 की रेस्ट्रिक्शन है, बावजूद इसके वो 40,000 का माल देते हैं, तो 10,000 तो फर्म से रिकवर करेंगे, 30,000 उस पार्टनर से जिसने फिर भी क्रेडिटर से वो माल परचेज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि मान लीजिए कोई पार्टनर बाकी पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल, इंडो चाइना में वॉर शुरू हो गया लद्दाख के अंदर, मान लीजिए एग्जांपल है। अब हुआ क्या, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई। एक पार्टनर फर्म में बैठा था, उसे जैसे ही ये न्यूज़ मिली उसने बाकी पार्टनर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ। घबराकर इसने सारे शेयर उठा के फर्म के बेच दिए। अब फर्म के शेयर तो बेच दिए, फर्म को बहुत भारी नुकसान भी हुआ। बाकी और युद्ध एक ही दिन में रुक गया, शेयर मार्केट अगले दिन धड़ाधड़ फिर बढ़ गई। अब बाकी पार्टनर इसे गालियाँ दे रहे थे कि ये क्या किया,
बट इसने जो किया वो तो गुड फेथ में किया ना। तो इसलिए अगर मान लीजिए उसने जो काम किया इमरजेंसी में वो फर्म को प्रोटेक्ट करना चाहता था और गुड फेथ में किया, ये जानबूझ के नुकसान नहीं करना चाहता था, तो फिर ये बाकी पार्टनर्स इस काम से लायबल होंगे? द आंसर इज यस, बाकी पार्टनर्स इस काम से लायबल होंगे। और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एडमिशन बाय पार्टनर, यहाँ पे एडमिशन का मतलब वो वाला एडमिशन नहीं है, एडमिशन का मतलब है गवाही। क्या फर्म के बिहाफ पर कोई पार्टनर जाकर गवाही दे सकता है? हमने जाना कि इसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी जरूरी होती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो जरूरी होती है, मगर उसके द्वारा दी गई गवाही क्या फर्म पे लायबल होती है? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो जो उसने गवाही दी है वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड दी हो और फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में वो गवाही दी हो। फॉर एग्जांपल फर्म ने कोई माल परचेज किया, फर्म ने कोई फर्नीचर परचेज किया, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड गवाही हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर ने किसी का बच्चा चुरा लिया तो इन बातों की गवाहियाँ नहीं होगी, ये मतलब फर्म के बिजनेस से रिलेटेड गवाहियाँ दे सकता है। नोटिस टू द पार्टनर, मान लीजिए क्रेडिटर ने जो माल सप्लाई किया वो इन्फीरियर क्वालिटी का था और उसने एक पार्टनर को इस बात का नोटिस दे दिया था, बट उसने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया और माल परचेज कर लिया। इन्फीरियर क्वालिटी का माल देखकर बाकी पार्टनर्स ने कहा हम तो नहीं पे ऑफ करेंगे क्रेडिटर को। क्रेडिटर ने कहा मेरी क्या गलती है, मैंने तो पहले नोटिस दिया था। तो बाकी पार्टनर का कहना था हमें तो नहीं दिया ना नोटिस। अब क्या सबको देगा क्रेडिटर नोटिस? नहीं। लॉ कहता है क्रेडिटर ने अगर एक भी पार्टनर को नोटिस दिया तो एक पार्टनर को नोटिस, सभी पार्टनर को नोटिस माना जाता है। बट हाँ, अगर क्रेडिटर और वो जो पार्टनर जिसको नोटिस दिया आपस में मिली भगत कर रहे हैं बाकी पार्टनर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। ठीक हो गई बात? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अब इसका मतलब होता है कि फर्म के बीच में जो पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसका चेंज होना, इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये कब कब चेंज हो सकती है? फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर अगर इंट्रोड्यूस होना चाहता है फर्म में तो दो तरीके हैं। पहला कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ले लो और दूसरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात लिख दो कि वो पार्टनर एडमिट हो सकता है। दो तरीके हैं एडमिट होने से। अब जो नया पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? देखो जी, अगर पहले जब वो आया है उसके बाद से तो वो लायबल है ही है, अपने आने से पहले के लिए भी वो लायबल हो सकता है। जनरली तो नहीं होता, मगर फिर भी एक्सेप्शन अगर कहती है कि लायबल हो सकता है अगर नई फर्म ने एग्जिस्टिंग फर्म की लायबिलिटी को एज्यूम कर लिया और क्रेडिटर ने भी नई फर्म को अपना डेटर मान लिया है, तो फिर नया पार्टनर एग्जिस्टिंग या पास्ट की लायबिलिटीज के लिए भी लायबल हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? देखो जी, पार्टनर के इंट्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, सिमिलरली रिटायरमेंट के भी दो तरीके होते हैं। पहला कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और दूसरा एग्रीमेंट के द्वारा। बट एक और रिटायरमेंट का तरीका होता है पार्टनरशिप एट विल में। पार्टनरशिप एट विल में अगर कोई पार्टनर नोटिस देते बाकी सभी पार्टनर्स को कि मैं रिटायर होना चाहता हूं तो भी वो रिटायर हो सकता है। लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? देखो जी, जब तक वो पार्टनर था तब तक के लिए, मतलब रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद तो वो लायबल नहीं है, बट रिटायरमेंट प्रोवाइडेड पब्लिक नोटिस दे दिया है, पब्लिक नोटिस दे दिया तो वो लायबल नहीं है। बट रिटायरमेंट से पहले की हरकतों के लिए वो लायबल है, परंतु एक्सेप्शन कहती है कि वो लायबल नहीं होगा उन हरकतों के लिए भी अगर नई फर्म जो है उसके जाने के बाद जो बनी है वो पुरानी फर्म की लायबिलिटी को एज्यूम कर लेती है और क्रेडिटर नई फर्म को अपना डेटर मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे अभी ऊपर आया था वो पॉइंट, बिल्कुल वही का वही पॉइंट यहां पर आ गया। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है? हाँ, अगर चार कंडीशन पूरी हो जाए। पहला, ये एक्सपेल्शन गुड फेथ में होना चाहिए, पर्सनल जेलेसी निकालने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। गुड फेथ में यानी कि फर्म को नुकसान हो रहा था पार्टनर से इसलिए निकाला गया है। दूसरा, ये निकालने की पावर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है। तीसरा, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर इस बात से एग्री है कि निकाल देना चाहिए। फोर्थ, अगर मान लीजिए अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो निकालने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर, यानी कि सुनवाई का मौका जरूर देना पड़ेगा। अगर आपने इन चारों कंडीशन का पालन नहीं किया और फिर भी अगर किसी पार्टनर को निकाला तो ये एक्सपेल्शन नल एंड वॉइड होगा। अगर ये एक्सपेल्शन नल एंड वॉइड हुआ तो जिस पार्टनर को एक्सपेल किया है वो दोबारा से फर्म में आ सकता है, और दोबारा से फर्म में आ तो सकता है, पार्टनरशिप भी चलती रहेगी, मगर ये एक्सपेल्ड हुआ पार्टनर जो गलत तरीके से हुआ था, जो वापस आया, डैमेजेस क्लेम किसी पार्टनर से नहीं करता। उद्देश्य लॉ का ये है कि आपस में बनी रहे लोगों की।
इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, भाई देखो ऐसा है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो या डेथ हो, एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट या डेथ हो गया और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, तो एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी या डेथ भी पूरी की पूरी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। बट इंसॉल्वेंसी की बात करूं तो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंसी में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, फर्म डिसॉल्व। पार्टनर की स्टेट लायबल नहीं होगी, ना पार्टनर फर्म की हरकतों के लिए लायबल होगा, ना फर्म द पार्टनर की हरकतों के लिए लायबल होगी। अगर जब वो ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी आता है उसके बाद पब्लिक नोटिस वगैरह देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है डेथ के केस में। अगेन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, एक पार्टनर की भी डेथ हुई, पूरी फर्म डिसॉल्व। उसके बाद अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि फर्म कंटिन्यू रहेगी इवन आफ्टर द डेथ, तो फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर ड्यू टू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, डेथ के कारण चलती रहती है, तो वो जो डिसीज पार्टनर है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं होगी डेट ऑफ डेथ से आगे की लायबिलिटी के लिए। हाँ, डेथ के दिन तक जो लायबिलिटी थी वहां तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल रहेगा बस। फिर हमने कहा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द फर्म अमंग द पार्टनर्स, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट और एडमिशन, ये सब। दूसरा मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है सब कुछ खत्म, एसेट्स बिक गई, लायबिलिटी को पे ऑफ हो गया, सब अपने अपने घर चले गए वापस। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कई तरीके से हो सकता है। पहला डिसोल्यूशन आपस में सहमति या म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा फर्म डिसॉल्व कैसे होती है? या तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट आ जाए तब डिसॉल्व हो सकती है, या फिर इन अकॉर्डेंस विद देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर मेजॉरिटी की कंसेंट आ जाए तो भी चलेगा, तो ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है डिसॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन दो सर्कमस्टेंस में हो सकता है। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मान लीजिए 7 पार्टनर हैं या 10 पार्टनर हैं, 10 के 10 इंसॉल्वेंट हो गए या 10 में से 9 इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म डिसॉल्व। दूसरा, फर्म का सारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। फिर कहता है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। ये 4 सिनेरियो हैं, ये चारों तब अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है। 4 सिनेरियो कौन से हैं? फर्म फिक्स पीरियड के लिए बनी थी, पीरियड खत्म, फर्म डिसॉल्व। फर्म फिक्स ऑब्जेक्ट के लिए बनी थी, ऑब्जेक्ट पूरा, फर्म खत्म। किसी फर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट था, एक पार्टनर की डेथ हुई, फर्म खत्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट था, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, फर्म खत्म। ध्यान रखना, रिटायरमेंट पे कभी फर्म खत्म नहीं होती। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, हमने बात की पार्टनरशिप एट विल के केस में। पार्टनरशिप एट विल के केस में अगर कोई भी पार्टनर अपनी इंटेंशन का नोटिस बाकी पार्टनर को दे दे कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन किस दिन से होगा? जो दिन डेट नोटिस के अंदर मेंशन है वहां से, और अगर नोटिस के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन ये नोटिस सभी पार्टनर्स को मिलेगा वहां से। ठीक है, और आगे बढ़े। डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर पे भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। इंसैनिटी, अगर कोई पार्टनर पागल हो गया है और एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है, किसी पार्टनर ने, उसके किसी इनसेन हुए फ्रेंड पार्टनर के फ्रेंड ने, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। परमानेंट इनकेपेसिटी, मान लीजिए कोई एक्टिव पार्टनर परमानेंट इनकेपेबल हो गया, ठीक है, अब वो काम नहीं कर पाएगा जिंदगी भर, एप्लीकेशन डाल के फर्म डिसॉल्व हो सकती है। मिसकंडक्ट, अगर मान लीजिए कोई गलत काम किसी पार्टनर ने किया जिसके कारण फर्म का बिजनेस की बदनामी हुई है, कोई भी पार्टनर एप्लीकेशन डाल के फर्म डिसॉल्व कर सकता है। परसिस्टेंट ब्रीच, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ऐसा है जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की लगातार अवहेलना कर रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा गया है कि भैया जर्नल एंट्री तुम्हें करनी है, वो कर ही नहीं रहा, तो फिर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सब पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी आउटसाइडर को दे रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। परपेचुअल लॉसेस,
फर्म लगातार लॉस में चल रही है और प्रॉफिट में आने की संभावना भी नहीं है भविष्य में, कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर देगा, कोई भी पार्टनर एप्लीकेशन डाल सकता है। इन सभी ग्राउंड पर कोई भी पार्टनर एप्लीकेशन डाल सकता है, सिवाय पहले ग्राउंड पे इनसेन वाले पॉइंट में, जहाँ पर कोई भी पार्टनर के साथ साथ उसका फ्रेंड भी एप्लीकेशन डाल सकता है। बाकी सभी ग्राउंड पे कोई भी पार्टनर एप्लीकेशन देगा कोर्ट में और कोई नहीं, ध्यान रखना। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड में क्या आता है, मान लीजिए डेडलॉक इन द मैनेजमेंट है, जहाँ मिलते हैं, दो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं, आपस में एक दूसरे को पीटते रहते हैं, आपस में टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, पीट नहीं रहे मगर बोलचाल बंद है, या फिर लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म बनाई गई थी वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो फर्म भी खत्म। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी अंटिल द पब्लिक नोटिस। खाली डिसॉल्व करने से कुछ नहीं होता जब तक कि पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ना दिया जाए। ध्यान रखना, पार्टनर्स की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक पब्लिक नोटिस ना दे। तो राइट टू इन्फोर्स वाइंडिंग अप। राइट टू इन्फोर्स वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि अगर डिसोल्यूशन पे पार्टनर्स फर्म की एसेट्स को लेकर जाना चाहें तो क्या ले जा सकते हैं? नहीं। कोई भी पार्टनर उन्हें रोक सकता है और कह सकता है कि सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी जो है फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने में लगेगी और फिर जो बैलेंस बचेगा वो सरप्लस वो शेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। एक्सटेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, यानी कि जो पार्टनर्स की पावर है वो चलती रहेगी इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन, जब तक कि फर्म पूरी तरह से वाइंड अप ना हो जाए और जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तब तक उनकी अथॉरिटी चलती रहेगी। सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट, मान लीजिए लॉस होता है ऑन डिसोल्यूशन पर, यानी कि एसेट्स कम पड़ गई, लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो वो जो लॉस ऑन डिसोल्यूशन है वो सबसे पहले पार्टनर के प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा, उनका प्रॉफिट खप जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा और अब भी बचा है तो पार्टनर इंडिविजुअली अपने घरों से लेकर आएंगे। पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है? न्यूज़पेपर में बेटा। आगे एसेट्स ऑफ फर्म कैसे अप्लाई होगी? लॉ कहते हैं जी एसेट्स ऑफ फर्म सबसे पहले फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने में अप्लाई होगी, जो आउटसाइड लायबिलिटी है। उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स ने जो लोन दिया है उसको पे ऑफ करने में अप्लाई होगी। उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स की कैपिटल को रिटर्न करने में अप्लाई होगी। और अब भी अगर कोई बचा है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्म पार्टनर्स लेके जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है राइट टू क्लेम द रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन द प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को फिक्स पीरियड के लिए ज्वाइन किया था और उसके लिए उसने एक एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल या प्रीमियम के रूप में पे भी किया था, बट वो पीरियड खत्म होने से पहले ही फर्म डिसॉल्व हो गई, तो वो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर अब वापस कर सकता है, उसको रिफंड करना पड़ेगा। कुछ केसेस में रिफंड नहीं होगा, जहाँ पर डिसोल्यूशन का कारण डेथ ऑफ द पार्टनर रहा, या फिर जिस पार्टनर ने ये प्रीमियम दिया है उसका मिसकंडक्ट रहा, या फिर डिसोल्यूशन एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ और उसमें पहले लिखा था कि प्रीमियम वापस नहीं होगा, प्रीमियम वापस नहीं होगा। समझ आ गई बात? ये हमारा पूरे का पूरा पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन था इन वन शॉट। धन्यवाद।